एपिसोड में हमने देखा था मीहो को एक अनजान शख्स मॉन्स्टर के हाथों से बचा लेता है और मीहो की जब आँख खुलती है वो अपने होटल के रूम में होती है। अब आगे अगली सुबह हम उसी अनजान शख्स को पहाड़ी की चोटी के ऊपर देखते हैं, उसी बूढ़ी औरत के साथ जिस बूढ़ी औरत को मीहो ने अपने विजन में देखा था। वो आदमी वहाँ पे पत्थर इकट्ठा कर रहा था। वो बूढ़ी औरत कहती है, तुम कब से यही सब कर रहे हो? तुम कितने सालों से ये सब इकट्ठा कर रहे हो? ये सब करना बंद क्यों नहीं कर देते? वो आदमी पूछता है, इतनी सुबह आप यहाँ क्या कर रही है? वो बूढ़ी औरत कहती है, मैं यहाँ तुमसे कुछ पूछने आई हूँ। कल रात अचानक से धरती कांपने लगी थी और हवा भी बहुत ही तेज हो गई थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा था और मानो जैसे ये सब पहले भी हो चुका है। वो आदमी कहता है, आपको ये सब इसलिए फील हुआ क्योंकि आपकी उम्र कुछ ज्यादा ही हो गई है। वो बूढ़ी औरत कहती है, झूठ मत बोलो, वो बच्ची यहाँ आ चुकी है ना? क्या वो पहले की तरह ही दिखती है? वो आदमी कुछ नहीं कहता। फिर वो बूढ़ी औरत कहती है, शायद वो पहले की तरह ही दिखती होगी इसलिए तुमने उसे पहचान लिया। क्या उसने तुम्हें पहचाना? वो आदमी कहता है, नहीं। वो बूढ़ी औरत कहती है, इसका मतलब उसकी शक्तियाँ अभी तक जागी नहीं है। फिर वो यहाँ किस लिए आई है? वो आदमी कहता है, ये जगह ज्यादा दूर नहीं है। वो बूढ़ी औरत कहती है, इतने सालों तक जी कर भी तुम्हें ये बात समझ नहीं आई? हम कितना भी अपने मंजिल से भाग ले, किस्मत हमें वहाँ लेकर ही आती है। फिर हमें फ्लैशबैक में प्राचीन समय दिखाया जाता है, जहां हम कुछ लोगों को एक गांव में एंटर करते हुए देखते हैं। वो गांव पूरी तरीके से तबाह हो गया है और सभी इंसान मारे जा चुके हैं। वो लोग एक घर में घुसकर देखते हैं, सभी लोग मारे जा चुके हैं। जब वो निकल ही रहे होते हैं कि तभी उन लाशों की ढेर में से एक बच्चा उठकर खड़ा होता है। वो उस बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं। वो लोग जाकर मॉन्क को बताते हैं कि उस बच्चे का पूरा फैमिली मर चुका है और वही सिर्फ जिंदा है। अगर आगे सब कुछ सही रहा तो जिस दिन रेड मून निकलेगा उस दिन हम अपने काम को अंजाम देंगे। तभी एक औरत आकर कहती है, जोंगरियोन, तुम अभी जो कर रहे हो उसे बंद कर दो। जोंगरियोन कहता है, बेगजो, तुम आ गई। फिर हम बेगजू को देखते हैं। असल में ये वही बूढ़ी औरत होती है जो कहती है, क्या तुम दोबारा से बच्चों को डीमन स्लेयर बनाना चाहते हो? तुम पहले ही बहुत बार नाकाम रहे हो, जिस वजह से कई मासूम बच्चों की जान चली गई है। जोंगरियोन, प्लीज ये सब बंद कर दो। जोंगरियोन कहता है, अगर मैं ये सब बंद कर दूं तो क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता है हालात को सुधारने का? एक पूरा गाँव खत्म हो गया है लस्ट डीमन की वजह से और ये बैरियर भी ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। हमारे पास इन सब के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आखिरकार हम ये सब सबकी भलाई के लिए ही तो कर रहे हैं और यही भगवान की इच्छा है और ये मेरा आदेश भी है। फिर हम देखते हैं जल्दी ही वो दिन आ जाती है जब रेड मून निकलता है और रात को ही जोंगरियोन अपने आदमियों के साथ निकल पड़ता है। वो सभी बच्चों को लेकर एक अंधेरी सुरंग से जाने लगता है और बच्चे भी काफी घबराए हुए होते हैं। फिर वो सब एक बड़े से लोहे के गेट के आगे आकर रुक जाते हैं। फिर गेट को खोला जाता है लेकिन अंधेरा होने के कारण किसी को कुछ नहीं दिख रहा था। फिर एक आदमी जाकर जैसे ही आग जलाता है हमें एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिखता है जो कि बंधा हुआ था। मॉन्स्टर को देखकर सभी बच्चे काफी डर जाते हैं। फिर जोंगरियोन सभी बच्चों से पूछता है, क्या तुम में से किसी को पता है इसे क्या कहते हैं? सभी बच्चे चुप रहते हैं। फिर जोंगरियोन कहता है, ये एक इविल स्पिरिट है जो कि शुरुआत से ही इस धरती पे है। इसे लस्ट डीमन कहते हैं। ये मॉन्स्टर बेरहमी से सभी जीवित जीवों को मार डालते हैं। तामरा एक पवित्र जगह है जो कि इन शैतानों को सील करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इनसे लड़ना इंसानों के लिए नामुमकिन है। तुम्हें पता भी है कितना खून बहाया गया सिर्फ एक मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए? लेकिन चीजें बदल जाएगी अगर तुम लोग थोड़ा सा सह लोगे। उसके बाद जोंगरियोन एक स्पेशल चाकू जैसी चीज से उस मॉन्स्टर के सीने पे वार करता है और उस मॉन्स्टर का लावा जैसा खून कलेक्ट कर लेता है। ये देखकर बच्चे डर जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जोंगरियोन के आदमी उन्हें पकड़े रहते हैं। उसके बाद जोंगरियोन एक बच्चे के पीठ में उसी चाकू से घाव करता है और उसी घाव में उस मॉन्स्टर के लावा जैसे खून को डाल देता है। वो बच्चा दर्द से चीखने लगता है। एक एक करके सभी बच्चों के साथ जोंगरियोन यही करता है और हम एक बच्चे को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं। फिर सीन चेंज होती है अगली सुबह, जहां जोंगरियोन के आदमी दो बच्चों को लाकर उसके सामने रख देते हैं और कहते हैं सिर्फ यही दो बच पाए हैं। जोंगरियोन कहते हैं, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया, सिर्फ तुम ही दो जिंदा रह पाए। आज से तुम्हारा नया जन्म होगा तेजांगसा मंदिर के डीमन स्लेयर के रूप में। फिर वो सफेद कपड़े में जो लड़का है उसका नाम रखता है भान, जिसका मतलब होता है जिसकी चमड़ी पत्थर का हो, और ब्लैक ड्रेस में जो लड़का होता है उसका नाम रखता है गुंगतान, जिसका मतलब होता है जिसने तीर को निगला हो। उसके बाद जोंगरियोन कहता है, तुम दोनों हाफ ह्यूमन और हाफ डीमन हो, जिस वजह से तुम लोग आज से इंसानों की तरह नहीं जी सकते। उसके बाद उन दोनों की बहुत ही रफ ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है।
फिर हमारी मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम होता है ओंजियोंग। बेकजू ओंजियोंग को कहती है तुम अभी थोड़ा रेस्ट क्यों नहीं ले लेती। उसके बाद ये दोनों मिलकर जोंगरियोन से मिलने जाते हैं, जहां भान और गुमतान की बेरहम ट्रेनिंग देखकर ओंजियोंग बहुत ही बुरा फील करती है। जहां सीन चेंज होता है आज में, जहां हम मीहो और सेक्रेटरी किम को तामरा हाई स्कूल के अंदर एंटर करते हुए देखते हैं। वो सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस जाते हैं। प्रिंसिपल का नाम होता है ली सान इल, इनको हम मिस्टर ली कह के बुलाएंगे। बटलर चोई कहते हैं हमारा सीईओ एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए काफी इंटरेस्टेड है और ये शुरुआत वो आपके स्कूल से करना चाहते हैं। अगर आपका स्कूल इस काम में कोऑपरेट करेगा तो हमारी बहुत मदद होगी। फिर मीहो कहती है आपको तो पता ही है मुझे एक अनफॉर्चुनेट इशू की वजह से यहाँ आना पड़ा। मिस्टर ली कहते हैं आप हमारे लिए एक ऑडिटोरियम बना रहे हैं, टॉयलेट्स को भी नया कर रहे हैं, उसके अलावा आप तो स्पोर्ट्स फील्ड के लिए भी पैसे दे रहे हैं। मैं आपकी काफी आभारी हूँ। उसके बाद मीहो टीचर्स रूम में जाके सभी टीचर्स से मिलती है और कहती है आप सबने तो न्यूज में देखा ही होगा कि क्या चल रहा है, मैं यहाँ अपने आप में थोड़ा सुधार करने आई हूँ। फिर एक टीचर कहती है गाइडेंस काउंसलर का स्पॉट अभी भी खाली है, क्यों ना आप वही स्पॉट ले लें। उसके बाद मीहो गाइडेंस काउंसलर के रूम में जाती है और देखती है सब कुछ टूटा फूटा और धूल पड़ा हुआ है। फिर वहाँ पे वही टीचर आती है जिसका नाम होता है सूजिन, और हम देख पाते हैं ये दोनों बचपन के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। इसीलिए मीहो ने कहा था कि वो सिर्फ तामरा हाई स्कूल में काम करना चाहती है। फिर हम शाम को मीहो, बटलर चोय और सेक्रेटरी किम को स्कूल से बाहर जाते हुए देखते हैं, जहाँ बटलर चोय कहते हैं कि कुछ ही देर में सूरज ढल जाएगा, क्यों ना तुम कल जाओ। मीहो कहती है सूजिन मेरे लिए डिनर के लिए कैफे में इंतजार कर रही है, हम दोनों काफी दिनों बाद मिल रहे हैं। फिर हम देखते हैं सेक्रेटरी किम और मीहो कार से जाने लगते हैं। सूरज ढल चुका था तब तक। फोन चलाते चलाते मीहो के नजर में एक न्यूज आती है, जहां वो देखती है उसकी आंट अब देहान ग्रुप की चेयरमैन बन चुकी है। ये न्यूज पढ़ के मीहो की होश उड़ जाती है और वो अपने डैड को कॉल करती है और पूछती है ये सब क्या चल रहा है। उसके डैड कहते हैं तुम होटल और कंपनी से जुड़े रहना चाहती थी ना, तो तुम्हारी आंट इसमें तुम्हारी मदद करेंगी, उन्हें एक मौका तो दो। मीहो कहती है ये मौका कैसे हुआ, ये तो चोरी हुआ। मीहो कहती है ठीक है, इस बार मैं इसे नजरअंदाज करती हूँ। सेक्रेटरी किम कहते हैं क्या हम घर की तरफ बढ़े। मीहो कहती है नहीं, सूजिन हमारा इंतजार कर रही है। उसके बाद मीहो को इन्वेस्टिगेटर का कॉल आता है, जिनको मीहो ने वो 2 एक्सीडेंट वाले आदमियों का पता करने को कहा था। इन्वेस्टिगेटर कहते हैं हमारे पास कुछ सबूत हाथ लगे हैं जो कि काफी अनएक्सपेक्टेड है, मैं आपको फोटो भेज रहा हूँ। फोटोज देखकर मीहो दोबारा चौंक जाती है और सेक्रेटरी किम को कार रोकने को कहती है। सेक्रेटरी किम कार रोक देते हैं। मीहो कार से उतरकर बाहर आ जाती है, साथ ही सेक्रेटरी किम भी बाहर आ जाता है और पूछता है आखिर क्या बात है। मीहो कहती है ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती है, उस दिन हम उसी रास्ते से म्यूजियम जा रहे थे, ये बात उन 2 आदमियों को कैसे पता चला, ये बात तो सिर्फ मैं और आप ही जानते थे ना। सेक्रेटरी किम कहते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मीहो कहती है आखिर मेरे आंट ने आपको कितने पैसे दिए, बिलियन ऑन। मिस्टर किम बार बार इस बात को झुठला रहे थे। फिर मीहो उनको अपनी फोन से वो फोटोज दिखा देती है। इसके बाद सेक्रेटरी किम कहते हैं एक बार आप मेरी बात सुन तो लीजिए। फिर मीहो कहती है मुझे अपने रिश्तेदार फैमिली से भी ज्यादा आप और बटलर चोय पर भरोसा था। मुझे लगा था अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो सबसे पहले आप दोनों मेरे लिए खड़े रहेंगे, लेकिन आपने तो मुझे धोखा दे दिया। सेक्रेटरी किम कहते हैं कि ये मेरे लिए भी आसान नहीं था, लेकिन मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैं शुरू से ही आपके आंट के लिए काम कर रहा हूँ। उसके बाद सेक्रेटरी किम मीहो के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं आप अपनी एक छोटी सी दुनिया पे जीती है जहाँ सब कुछ सही होता है, लेकिन असली दुनिया ऐसी नहीं है, ये काफी जालिम है। मीहो ये सब नहीं सुनते और सेक्रेटरी किम को उठाकर पटक देती है और कार की चाबी सेक्रेटरी किम को देकर कहती है इससे आपका सैलरी हो जाएगा। तब तक पूरा अंधेरा हो चुका था और वो वहाँ से अकेली ही निकल जाती है। चलते चलते मीहो अपनी कार से काफी दूर आ चुकी थी और उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। फिर सीन चेंज होता है, जहाँ सेक्रेटरी किम उदास बैठे थे और पीछे से काला धुआं आकर उनमें भी घुस जाता है। फिर सीन चेंज होती है मीहो की तरफ, जहाँ वो बटलर चोय को कॉल करती है और कहती है कि बीजारिम रो की तरफ एक कार भेज दीजिए। तभी मीहो की फोन की नेटवर्क डेड हो जाती है और फोन भी कट हो जाता है। मीहो जैसे ही सामने देखती है तो उसे एक एंटिटी दिखती है। वो काफी डर जाती है, लेकिन पास आकर वो देखती है ये तो सेक्रेटरी किम है। सेक्रेटरी किम कहते हैं तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। मीहो कहती है क्या आपको सिचुएशन समझ नहीं आ रहा। फिर मीहो की नजर उनकी हाथ पर जाती है, जो कि एक मॉन्स्टर का हाथ था। फिर सेक्रेटरी किम अपना सर उठाते हैं, जहाँ उनके मुंह में से एक कीड़ा निकलता है। मीहो ये देखकर काफी डर जाती है और भागने लगती है। भागते भागते वो जंगल में घुस जाती है, लेकिन सेक्रेटरी किम उसका गला पकड़ लेते हैं। वो रोने लगती है और कहती है सेक्रेटरी किम ये मैं हूँ। लेकिन सेक्रेटरी किम मीहो को खाने ही वाले थे कि तभी वहाँ पे वही आदमी आ जाता है और सेक्रेटरी किम का हाथ काट देता है। मीहो ये सब देखकर काफी डर जाती है
और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट कर देना और मुझे कमेंट्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं। तब तक मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।